हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों आज अपन अध्ययन करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक अध्याय नंबर 6 यानी कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। और तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो भू संरचना है दोस्तों उसके आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें पहला है दोस्तों थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। ध्यान रखना, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। ठीक है, पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है दोस्तों अरावली पर्वतमाला, तीसरा है दोस्तों पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार। वापस देखते हैं, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को दोस्तों 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो दोस्तों ये फैला हुआ है 61% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर? 61% भाग पर। और दोस्तों जो थार मरुस्थल है इस पर दोस्तों 12 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि थार का जो मरुस्थल है उसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 61% भाग, या बहुत सी जगह 61.11% भी दिया होता है। 61.11%, तो आपको ध्यान रखना दोनों। ठीक है दोस्तों, और जिलों की बात करें तो दोस्तों जिले आते हैं 12, यानी कि जो थार मरुस्थल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 12 जिले आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर जिलों की संख्या पूछे तो कितनी होती है दोस्तों? 12। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 12 जिले आते हैं। और अगर थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 61% या 61.11%। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों ऑप्शन में दे सकते हैं। तो यानी कि अगर 61 व 61.11 देंगे तो दोनों एक ही कथन में देंगे, या फिर 61% देंगे या 61.11% देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? 61% या 61.11%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में जिलों की बात करें तो 12 जिला थार मरुस्थल पर आता है। ठीक है दोस्तों, जो यानी कि थार मरुस्थल में जो पहले जिले हैं वो कितने हैं? 12 जिले। कितने? 12 जिले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 61% भाग पर जो थार का मरुस्थल है उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि 61% भाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? 40%। कितनी? 40%। ध्यान रखना, 61% मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा और जनसंख्या कम है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों सबसे धनी मरुस्थल है राजस्थान का थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का थार का मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन था कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो दोस्तों 61% या 61% नहीं देंगे तो 61.11% दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 61% या 61.11%। और थार के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? तो 12 जिले। कितने? 12 जिले। ठीक है दोस्तों, थार के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 12 जिले। कितने? 12 जिले। राजस्थान के 61% भाग यानी कि जो थार का मरुस्थल है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। कितनी? 40%। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा? तो राजस्थान का थार का मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? दोस्तों महामरुस्थल कहा जाता है। जैसे ये राजस्थान का मानचित्र, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये बाड़मेर हो गया, ये जैसलमेर हो गया और ये बीकानेर हो गया। तो इन तीनों क्षेत्रों को दोस्तों महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। किन किन को? जो बाड़मेर है उसको, उसके बाद में है जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को दोस्तों महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में किसी स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है? तो बालू का स्तूप को दोहरे कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, किसी स्थानीय भाषा में दोहरों को क्या कहा जाता है? यानी कि बालू का स्तूप, यानी कि बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? दोहरे कहा जाता है। किसी स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है तो किनको कहा जाता है? बालू का स्तूपों को दोहरे कहा जाता है। ध्यान रखना, जो बालू का स्तूप होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? दोहरे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों जो थार का मरुस्थल है उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर का उच्च भूमि और अंतःप्रवाही प्रदेश। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतःप्रवाही प्रदेश। इनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। किसको? थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? 5 भागों में। ठीक है। और भाग कौन कौन से है दोस्तों? मरुभूमि हो गया, गग्गर का मैदानी भाग हो गया और अर्ध मरुस्थलीय भाग हो गया, नागौर की उच्च भूमि और अंतःप्रवाही प्रदेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली का राजस्थान में विस्तार है, यानी कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किस ओर है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। ध्यान रखना दोस्तों, अपन मानचित्र के माध्यम से समझते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों। देखो राजस्थान में अरावली का विस्तार कैसे है? तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली का विस्तार कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कैसे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ध्यान रखना, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में दोस्तों अरावली का विस्तार है तो अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये हो गए दोस्तों, मानचित्र के माध्यम से वापस देखते हैं एक बार। दक्षिण पश्चिम दोस्तों, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये दिशा होगी। यानी कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कैसे है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम उत्तर और पूर्व। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन तो इसलिए अच्छे से याद करें दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? तो 9% भाग। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? तो 9% भाग। कितना प्रतिशत? 9%। ध्यान रखना दोस्तों, 9% भाग पर अरावली फैली हुई है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? 9%। कितना प्रतिशत? 9%। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अच्छे से याद करें दोस्तों। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग दोस्तों अरावली का है? क्या दोस्तों? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का? तो 9%। कितना? 9%। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10 नंबर का, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो अरावली का विस्तार दोस्तों गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना पहाड़ियाँ तक है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों जैसे ये मानचित्र है, मानचित्र के माध्यम से अपन समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो
अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार ये गुजरात है, यहाँ पर गुजरात के जो ये खेड़ ब्रह्मा है यहाँ पर दोस्तों, खेड़ ब्रह्मा, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर यहाँ से लेकर दोस्तों दिल्ली की जो यहाँ पर रायसीना पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के, ये गुजरात है यहाँ पर, और ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ तक। कहाँ पर? दिल्ली की रायसीना पहाड़ियाँ तक इसका विस्तार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली के रायसीना पहाड़ियाँ तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कि जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो ये खेड़ ब्रह्मा है, खेड़ ब्रह्मा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर दोस्तों दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है दोस्तों 792 किलोमीटर। कितनी है? 792 किलोमीटर। यानी कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 792 किलोमीटर। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 792 किलोमीटर। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 792 किलोमीटर। कितनी? 792 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है तो दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। अरावली पर्वतमाला को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला की दोस्तों राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो यहाँ सिरोही से लगाकर यहाँ तक दोस्तों जो राजस्थान में जो लंबाई है उसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550, यानी कि 80%। ये प्रतिशत भी पूछा हुआ है, लंबाई भी पूछी हुई है और प्रतिशत भी पूछा हुआ है। यानी कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों? 80%, यानी 80%। कितना? 80%, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? 80%। कितना? 80%, ठीक है। यानी 80% भाग अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में है। और अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी? 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, जबकि कुल लंबाई कितनी है? 792 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी? 550 किलोमीटर। कितनी? 550 किलोमीटर, यानी कि 80% भाग दोस्तों राजस्थान में है। किसका? अरावली का, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 10% भाग। कितना? 10% भाग। ध्यान रखना, राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 10% भाग। जबकि क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 9%। कितना? 9%, ठीक है दोस्तों। 9% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि क्षेत्रफल के बजाय जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। किसमें? अरावली प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं एक बार, जो राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करती है? 10%। कितना? 10%। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 23% भाग पर, ठीक है दोस्तों। जो पूर्वी मैदान भाग है दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 23% भाग पर। कितना? 23% भाग पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्वी मैदान भाग दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर है? 23% भाग पर। कितने? 23% भाग पर दोस्तों पूर्वी मैदान स्थित है, ठीक है दोस्तों। फिर 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40%। कितनी? 40%, यानी क्षेत्रफल कम और जनसंख्या ज़्यादा, यानी कि पूर्वी मैदान में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं एक बार, पूर्वी मैदान भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर फैला है और 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 40%। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो 23% भाग है उस पर दोस्तों 40% जनसंख्या निवास
करती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये भाग कौन सा है? पूर्वी मैदान। कौन सा? पूर्वी मैदान भाग है। पूर्वी मैदान भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर फैला हुआ है और 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस क्षेत्र को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, रट लेना अच्छे से। तो कोटा से धौलपुर के आसपास क्षेत्र को दोस्तों बीहड़ के नाम से जाना जाता है। कोटा, धौलपुर, करौली, ये तीनों दोस्तों बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक सवाई माधोपुर भी आता है इसमें। कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र, यानी कि कोटा आ गया, धौलपुर आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया, ये दोस्तों डांग क्षेत्र में आते हैं। किसमें? डांग क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 56 का मैदान कहाँ पाया जाता? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ये बीहड़ वाला भी पूछा हुआ दोस्तों कि बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहलाता। तो बीहड़ भूमि दोस्तों देखो कोटा के आसपास का क्षेत्र है जो ये बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। और जो डांग क्षेत्र आता है इसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 56 का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिला है उसके बीच में 56 गांव का समूह है, उसे 56 का मैदान कहा जाता है। यानी कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे ये राजस्थान का नक्शा है दोस्तों, जैसे ये वाला। उसके बाद में दोस्तों जो ये यहाँ पर है बांसवाड़ा, क्या दोस्तों? बांसवाड़ा, और यहाँ पर प्रतापगढ़ है। इन दोनों के बीच में दोस्तों 56 गांव का समूह है। क्या दोस्तों? 56 गांव का, उसे अपन 56 का मैदान बोलते हैं। तो 56 का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव का समूह है दोस्तों, जिसे अपन 56 का मैदान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। यानी यहाँ पर 56 गांव का समूह, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार भाग को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसे जाना जाता है हाड़ौती के पठार के नाम से। किसके नाम से? हाड़ौती के पठार के नाम से। देखो मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों। जैसे ये राजस्थान का मानचित्र है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ये वाला भाग है, जैसे दोस्तों ये है मरुस्थलीय भाग। कौन सा? मरुस्थल। अब मरुस्थल को भी दो भागों में बांट रखा है। एक तो दोस्तों शुष्क हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा ये अर्ध शुष्क। ठीक है दोस्तों, ये मरुस्थल हो गया। ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों अरावली। ये अरावली वाला प्रदेश हो गया, ये अरावली हो गया। ठीक है, अरावली। ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों पूर्वी मैदान। कौन सा? पूर्वी मैदान। ये पूर्वी मैदान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि राजस्थान को भूगर्भीय रचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में। उसके बाद में हो जाएगा ये वाला दोस्तों हाड़ौती का पठार हो जाएगा। कौन सा? हाड़ौती का पठार। तो ये ऐसे करके 4 भाग हो जाएंगे राजस्थान के। ठीक है दोस्तों। मरुस्थलीय भाग, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। जो चौथा पार्ट है उसको दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 7% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर? 7% भाग पर दोस्तों हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार भाग फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर? 7% भाग पर। कितने प्रतिशत पर? 7% पर। ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार भाग राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है? तो 11%। यानी 7% भाग पर 11% जनसंख्या रहती है। ठीक है दोस्तों। वापस देखते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 7% भाग पर। ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 11%। ठीक है दोस्तों। 7% क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, और 11% जनसंख्या। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है? तो 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों। फिर है अरावली से पूर्व में जयपुर
उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों उप आर्द्र जलवायु। कौन सी? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? अरावली से पूर्व में, कहाँ पर? अरावली से पूर्व, जैसे ये अरावली है तो अरावली का पूर्व का भाग ये है। ठीक है दोस्तों, तो अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिले, जो ये उत्तरी पूर्वी जिले हैं, तो उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। कौन सी? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों क्वेश्चन कि सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु। कौन सी? आर्द्र जलवायु। जैसे यह मानचित्र दोस्तों राजस्थान का। उसके बाद में जैसे इसमें दे रखा है कि सवाई माधोपुर, तो दोस्तों सवाई माधोपुर यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा सवाई माधोपुर दोस्तों। यहाँ से लेकर दोस्तों जो उदयपुर है दोस्तों, यहाँ तक कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? आर्द्र जलवायु। कौन सी? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कहाँ से? सवाई माधोपुर से लेकर दोस्तों उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है? तो दोस्तों अति आर्द्र जलवायु। कौन सी? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण में बांसवाड़ा, जैसे ये मानचित्र है दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों दक्षिण में जो बांसवाड़ा ये वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर यहाँ पर झालावाड़ है दोस्तों, तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है ये पाई जाती है दोस्तों अति आर्द्र जलवायु। कौन सी? अति आर्द्र जलवायु, यानी कि अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र, ये अत्यधिक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु है, जो मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु फिर जुलाई से सितंबर तक, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म व धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? तो दोस्तों लू कहलाती है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले अत्यधिक गर्म लू को क्या कहते हैं? यानी धूल भरी आंधियां चलती है गर्मी की ऋतु में, उसे क्या बोलते हैं? तो लू बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, लू कहा जाता है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब रफ्तार से चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वापस देखते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? तो कहलाती है लू, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है। उसके बाद में है दोस्तों, किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। कौन से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से दोस्तों राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है कि किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। कौन से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी के मानसून से। किससे? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, फिर है दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? क्वेश्चन क्या है, दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो अरब सागर से। ये ध्यान रखना दोस्तों, नोट करना है इसे कि क्वेश्चन पूछे कि किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी आंसर आएगा। लेकिन दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो अरब सागर के मानसून से। कौन से मानसून से? अरब सागर के मानसून से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। दो क्वेश्चन है कि किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। लेकिन दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो अरब सागर के मानसून से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा? तो झालावाड़, 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है? झालावाड़ है। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा दोस्तों? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला व सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़। 100 सेंटीमीटर वर्षा
होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र व सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है दोस्तों जैसलमेर। 10 सेंटीमीटर वर्षा से भी कम वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा? जैसलमेर है। और 10 सेंटीमीटर वर्षा से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला व सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। 10 सेंटीमीटर वर्षा से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों माउंट आबू सिरोही। कौन सा? माउंट आबू सिरोही, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू सिरोही बताना है, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो दोस्तों जिला है झालावाड़। कौन सा जिला पूछे तो झालावाड़ है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। जबकि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। कौन सा? माउंट आबू सिरोही, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों जिला है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा दोस्तों? वो है माउंट आबू सिरोही, जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है? तो माउंट कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत में शीत ऋतु में यानी कि सर्दी के टाइम जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? अपन माउंट बोलते हैं। और माउंट किनसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, यानी भूमध्य सागर से होती है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जो नेक्स्ट आ रहा है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, यानी भूमध्य सागर से उड़ता है ये, भूमध्य सागर। ध्यान रखना, दोनों ध्यान रखना आपको, पश्चिमी विक्षोभ प्लस भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, यानी भूमध्य सागर से होती है, जिन्हें अपन पश्चिमी विक्षोभ से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है, यानी भूमध्य सागर से उड़ता है ये पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शीत ऋतु में होने वाली माउंट कहाँ से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से। ठीक है, माउंट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं की फसल के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। माउंट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि गेहूं के की जो फसल होती है उसी टाइम दोस्तों माउंट होती है। ध्यान रखना दोस्तों, गेहूं की फसल के समय ही माउंट होती है। ठीक है दोस्तों, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, यानी भूमध्य सागर से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भूमध्य सागर से होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों कल अपन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।